भारत के सुदूर उत्तर पूर्व में जहां के 7 राज्य 7 बहनों की पहचान रखते हैं, वहीं कुदरत के सुंदर नजारों के बीच बसा है राज्य अरुणाचल प्रदेश। यहां की सुबहें और शामें एक चित्रकार की कल्पना से भी खूबसूरत नजर आती हैं। अरुणाचल प्रदेश में बसने वाली ऐसी ही जनजाति है मिशमी। राज्य में कई किलोमीटर लंबी और वर्षा के दिनों में काफी बड़ी विकराल हो जाने वाली ब्रह्मपुत्र नदी एक भौगोलिक सीमा है मिशमी लोगों तक पहुंचने के लिए। खामटी जनजाति नदी की इस ओर और मिशमी दूसरी ओर रहा करते हैं। उन तक पहुंचने की दुर्गमता ने मिशमी लोगों को कई सालों तक अन्य सभ्यताओं से, संस्कृतियों से निकट आने से रोके रखा। ब्रह्मपुत्र के उस ओर बसा है तेजू कस्बा, जिसके आसपास के गांव में बसी मिशमी जनजाति की 3 में से 2 जनजातियां मिजू और दिगारू बसा करती हैं। यहां से लगभग 100 किलोमीटर से ज्यादा दूर दिबांग घाटी में इन्हीं की सहोदर जनजाति इदू भी रहती है। इस जनजाति समूह का उद्भव तिब्बत बर्मा मूल से बताया जाता है। सभ्य समाज से इनका पहला संपर्क सन 1825 में हुआ, जब एक ब्रिटिश सैनिक लेफ्टिनेंट बर्टन मिशमी की पहाड़ियों की सैर पर थे। लेकिन तब और अब के हालात काफी बदल चुके हैं। 1981 की जनसंख्या आंकड़ों के अनुसार इदू मिशमी की आबादी 8,569, मिजू मिशमी की 3,662 और दिगारू मिशमी की 3,992 थी। इतिहासकारों का मानना है कि अरुणाचल की धरती पर पहले कदम रखने वाली जनजाति इडू मिशमी जनजाति थी। इनके बाद दिगारू आए और सबसे बाद में मिजू मिशमी। यहाँ लोहित के 3 मिशमी है, जो जिसको कहते हैं कमान, इसको कहते हैं मिजू मिशमी। दिगारू इसको तवा कहते हैं अपने डायलेक्ट में। ईदो इसको हम लोग दाए बोलते हैं। इदू और दिगारू असमी और बर्माई भाषा का मिला जुला रूप बोलते हैं। मिशमी जनजातियों में अपनी स्वयं की पंचायत व्यवस्था होती है। दिगारू मिशमी की ग्राम परिषद को कबाई कहते हैं। इसके सरपंच को दिगारू जनजाति के लोग सम्मान पूर्वक कबाई माई कहते हैं। इदू मिशमी की गांव पंचायत को अबेला कहा जाता है, जिसके मुखिया को अबेलेगा कहते हैं। आजकल सरकारी ग्राम पंचायत, अंचल समिति, जिला परिषद जैसी कई निकायों के आने से गांव की पुरानी पंचायत के अधिकार क्षेत्र सीमित हो गए हैं। यहाँ बड़े मामलों की सुनवाई मंडल कार्यालय, उपमंडल या जिला अदालतों में ग्राम परिषद के माध्यम से की जाती है। गांव के सभी जमीन, चोरी, अनैतिक संबंध, तलाक और लड़की भगाने जैसे मामलों की सुनवाई करते हैं। इन तीनों मिशमी जनजातियों में सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त ग्राम पंचायतें आजकल अपने अपने गांवों का सामाजिक व विकास कार्य देख रही हैं। दिगारू समाज में एकल और संयुक्त दोनों ही तरह के परिवार होते हैं। बड़ा बेटा पिता की विरासत पाता है और घर का मुखिया बना दिया जाता है। ये हमारे घर देख रहे हैं, ये मिशमी का ओरिजिनल घर है। ये घर का ये बाहर बरामदा है, इसमें आराम घर है। जब घिना समय बाहर से कोई मेहमान आता है, यहीं बैठ के जाते हैं, अंदर नहीं घुस सकता है।
ये रूम का पहला रूम है, उसमें पूजा का घर रूम है और मेहमान जो खास मेहमान आते हैं इसमें रहते हैं। सेकेंड रूम में आपका ये जो मालिक है घर होस्ट है उसका रूम होता है। और थर्ड ऐसे यहाँ जॉइंट फैमिली ऐसे रहते हैं। और ऐसे करके जो रूम खास रूम में उसमें चौका होता है उसी में खाना वाना बना के खाते हैं। और बच्चों के लिए लास्ट रूम में रखते हैं। तो ऐसे करके आप देख रहे हैं ये खास लकड़ी से बना होता है और ये बेम्बू से बना होता है। और ये जो खास ये छत जो है थेस होता है। और ये थेस के अलावा ये है ओरिजिनल पे ये भी दो चीज़ से बनता है थेस। ये आपका जो छत देख रहे हैं। तो ऐसे करके आपका हमारे ये घर मिसमी टाइप का घर मिनिमम 3-4 से मैक्सिमम आपका 12-15 तक भी बनता है, बहुत रेलवे गाड़ी जैसा। इसमें पार रूम हो करके और पूजा समय में यहाँ लाइन से इधर सामने पूजा होगा, इधर अंदर में नाच गान होगा। तो ऐसे करके हमारे मिसमी घर होता है। दिगारू जनजाति के लोगों में बना चूल्हा उनकी समृद्ध देसी तकनीक का प्रमाण है। इस चूल्हे की गर्मी का सदुपयोग करने के लिए इसे विशेष आकृति दी जाती है, जिससे खाना पकाने के अलावा लकड़ी, खाने की चीजें आदि सुखाई जा सकती हैं। खाना पकाने के बाद महिलाएं सारी बेकार चीजें बुहार कर घर के नीचे वाले हिस्से में गिरा देती हैं, जहां बंधे पशु या मुर्गियां उनको चर लेते हैं। पाक कला की ऐसी समृद्ध परंपरा और परिपाटी शायद ही किसी अन्य जनजाति में देखी जाती है। मिशमी जनजाति में पशु बलि की परंपरा की स्मृतियां घर की दीवारों पर देखी जा सकती हैं। परिवार द्वारा बलि दिए गए पशु का सिर दीवार पर टांग दिया जाता है। इनके समाज में जिस व्यक्ति के घर में जितने ऐसे सिर टंगे होते हैं उतना ही वो शक्तिशाली व समृद्ध माना जाता है। दिगारू और मिजू के बाल सामान्य होते हैं, जबकि इदू को उनके बालों के कारण आसानी से पहचाना जा सकता है। इदूस के बालों का अंदाज अनूठा होता है, इसलिए इस प्रजाति को दूसरे लोग चूली कटा भी कहते हैं, जिसका मतलब होता है छटे हुए बाल। कानों के ऊपर बाल गोलाई में पूरे साफ रहते हैं। कहते हैं कि महाभारत में भीष्मक नगर में हुए रुक्मणी प्रकरण के बाद भगवान कृष्ण द्वारा उनको दिए आदेश के कारण ही ये अपने बाल इस तरह रखते हैं। दिगारू मिशमी लोगों का मुख्य पेशा खेती बाड़ी होता है। उनकी आय का जरिया भूमि, वन और जल हुआ करते हैं। धान, ज्वार और मक्का इनकी मुख्य फसलें हैं। इसके अलावा ये लोग गाय, सूअर, भैंस, बकरी आदि को भी पालते हैं, जिनसे इनकी अतिरिक्त आय भी हो जाती है। इन्हीं की तरह मिजू मिशमी भी धरती, वन और जल पर पूरी तरह निर्भर होते हैं। हर मिजू परिवार के पास अपनी कृषि योग्य भूमि होती है। ये ज्यादातर झुम पद्धति यानी खेत बदल बदल कर उपज लेते हैं। शिकार, बुनाई, मछली पालन और टोकरी बनाना भी इनके सहायक पेशों में शामिल होता है। जहां मिजू और दिगारू मिथुन, सुअर का मांस और मछली खाने के अलावा बाजरा, मक्का, चावल और दाल मुख्य रूप से खाते हैं, वहीं इदू मिशमी इनके अलावा गाय का मांस भी खा लेते हैं। पत्तेदार सब्जियों के अलावा स्थानीय बियर यू भी इदू मिशमी को काफी भाती है। इनके यहाँ चीते और हुल्ले का मांस खाना वर्जित समझा जाता है। मिशमी समाज की सांस्कृतिक जिंदगी में अगर नजर डालनी हो तो इनके त्योहारों को भी समझना होगा। ये जनजाति उत्सव मनाने वाली जनजातियां हैं। इनके लिए हर पल एक पर्व है। मिशमी लोग अपने धर्म में गहरी आस्था रखते हैं। इनकी धार्मिक सोच ऋग्वेद के समतुल्य उच्च दर्शन सिद्धांत पर आधारित होती है। ये लोग अनेक आत्माओं, शक्तियों और देवी देवताओं में विश्वास करते हैं। दिगारू मिशमी की कुछ महत्वपूर्ण आत्माएं और देवी देवताओं के नाम हैं जल देवी ब्रॉयबांग, वन देवी बियोयांग और बीमारी व कष्ट लाने की अमायांग देवी।
हाँ, ये आप जो देख रहे हैं ये हमारे मिसमी सोसाइटी में बहुत जरूरी स्ट्रक्चर है। इसको कहते हैं तमला और तका, हमारे मिजू दिगारू ये डायलॉग्स है। और ये जो है एक घर देख रहे हैं, ये घर का इंडिविजुअल कंपाउंड का पूजा है। और इस प्रकार कर हमारा गांव का बाउंड्री में जो पूजा होता है वहाँ पे ऐसे पहले स्ट्रक्चर होगा, तो वहीं आपका सेक्रीफाइस होगा और इंटरटेनमेंट होगा। और कोई भी इंडिविजुअल पूजा होगा सेक्रीफाइस के लिए, जैसे चंगरंग, अपांग, तानो, उसमें स्टार्टिंग में ये स्ट्रक्चर से शुरुआत होता है। इसमें 3-4 मुर्गे सेक्रीफाइस करते हैं और नाना प्रकार के ये डिजाइन बने हुए हैं। वो हमारे ये ज़मीन का भगवान, पहाड़ का भगवान, हवा पानी का भगवान, इनको, और ये आपका दाना जो हम लोग को क्रॉप्स वगैरह विजन वगैरह देते हैं, उनको फुसलाने के लिए, उनसे ये प्राप्त करने के लिए ये शुरुआत का जो कोई भी पूजा शुरुआत करते हैं उसका शुरुआत के लिए यही स्ट्रक्चर इम्पोर्टेंट है। मिशु जनजातियों में कुछ लोगों ने ईसाई धर्म भी स्वीकार किया है। शादी के मामले में मिजू मिशमी विचार विमर्श यानी तुफाल का सहारा लेते हैं। शादी में लड़की की कीमत यानी कुंग अदा की जाती है। ये कुंग मिथुन, भैंस, गाय या सूअर के रूप में हो सकती है। कुंग ज्यादा होने के कारण यहाँ लड़की को भगा ले जाना भी आम बात है। अगर दिगारुओं में लड़का लड़की को भगाता है तो उसे दुगना दंड अदा करना होता है। लड़की तब तक विदा नहीं होती जब तक उसकी कीमत अदा नहीं की जाती। तराव समाज में तलाक कम देखे जाते हैं। Parti mana mereka? दिगारू जनजाति में बच्चे के पेट में आते ही रस्म रिवाज शुरू हो जाते हैं। इस जनजाति में बच्चा पैदा होने से 10 दिनों तक प्रतिबंध रस्म चलती रहती है। इस दौरान बच्चे का पिता न पेड़ काट सकता है और न ही वो मीट, मच्छी या तला भोजन ही खा सकता है। औरत को इस दौरान किसी चीज को इस प्रकार दिया जाता है ताकि वो उसे सीधे न छू सके। इसके लिए हर चीज में पत्ता लगाकर उसे सौंपना एक रस्म मानी जाती है। बच्चा पैदा होने के बाद प्रतिबंध दिवस 11 दिन तक चलते हैं, जिसे स्थानीय बोली में कमैत कहते हैं। मिजू लोग बच्चा पैदा होने के 2 माह बाद उसका नामकरण करते हैं। मिशमी जनजाति में दिगारू और मिजू में अंतिम संस्कारों के क्षेत्र में काफी समानताएं हैं, मगर इदू मिशमी कुछ भिन्न रिवाजों को मानते हैं। मिजू मिशमी जनजाति के लोगों के अंतिम संस्कार को तल्लू कहते हैं। देखिए, बहुत दुख भरी बात है। ये ताफरोगम गांव में
कल परसों अभी यानी कि 7 दिन हुआ है। ये घर में हमारे एक माँ हमसे बिछड़ गए। ये निश्चित है कि हम हर एक को एक दिन जाना है उस पार। तो ऐसे ही हमारे एक माँ गुजर गए। तो ये एक ब्रो बोलते हैं, क्रम बोलते हैं ये स्ट्रक्चर को हमारे लोकल टर्म से। तो ये स्ट्रक्चर हमारे माँ के यादगार में ये बनाया जाता है। और जब इंसान हमारे गांव में मर जाते हैं, हमारे नियम नीति के अनुसार बच्चे को 3 महीना के अंदर मर जाते हैं तो इसको सामने घर में गाड़ दिया जाता है। और 3 महीना से ऊपर जब मर जाते हैं तो उनको जलाया जाता है। जब बिल्कुल ही जलाने के लिए उपाय नहीं रहता है, लकड़ी नहीं रहता है और बारिश ज़्यादा जोर होता है तो बड़ा होने से उनको गाड़ दिया जाता है। बाकी तो जलाया जाता है हर समय। इनकी पोशाकें एक दूसरे से अलग अलग होती हैं, फिर भी इदू की पोशाक में बाकी दोनों की तुलना में ज्यादा फर्क होता है। वेशभूषा के आधार पर मिजो और दिगारो की पोशाकें इस प्रकार हैं। पुरुषों की वेशभूषा में मिजो युवक गुरखाना नामक कोट, ब्रांट नामक लंगोटी, फोरंग नामक पगड़ी, सुतकिन नामक डॉन सेट, तेपई नामक थैला, सिया ब्रेक नामक तलवार और सोंग कुहाहुंग यानी चिलम अपने पास रखते हैं। मिजो और दिगारो की पोशाकें एक दूसरे से काफी मिलती जुलती। मिजो मिश्मी महिलाओं की पोशाक कुर्साई नामक चोली, दरतंगम फोहबंग, शुगौप नामक बालों की पिन, एक सोम नामक कानों की बाली, तपाई थैला और क्रुंट नामक गले का हार रहता है। अपने सौंदर्य को बढ़ाने और अपनी पोशाक बनाने में जनजातियां स्वयं सिद्ध हैं। हस्तकलाएं और हथकरघा मिश्मी लोगों की रगों में बहता है। सूत काटना, फाइबर निकालना और बुनाई मिश्मी महिलाओं को बहुत पसंद है, जबकि पुरुष बांस और केन से बनी चीजें बनाने में माहिर होते हैं। मिजू और दिगारो मिश्मी के कामों में डिजाइनों की कोई कमी नजर नहीं आती। इदू लोग भी बुनाई कढ़ाई के काम में माहिर होते हैं। खास तौर पर बांस और केन की चीजों को बड़ी कलात्मकता से बनाते हैं। टोकरियों में कई किस्में मिलती हैं, जैसे शिकार के लिए, खेती बाड़ी के लिए, घर में इस्तेमाल के लिए और यहाँ तक कि मछली मारने के लिए भी। टोकरियां बनाने में बड़े कुशल होते हैं सभी मिश्मी जनजाति के लोग। जिस प्रकार मिश्मी जनजाति के लोगों में कलात्मकता उनकी कृतियों में झलकती है, ठीक उसी तरह उनके जीवन के उमंग भरे पलों का सुंदर दर्शन होता है उनके गीतों और नृत्यों में। मिजू और दिगारू मिश्मी जनजातियों के लोक नृत्य 2 तरह के होते हैं, बुइया और नुइया नृत्य। बुइया नृत्य 2 तरह के पद संचालन वाले होते हैं, जिन्हें विशेष रूप से मनोरंजन के लिए किया जाता है, जबकि नुइया नृत्य पुजारी लोग किया करते हैं।
अच्छी फसल के लिए किया जाने वाला ये है तामई बीवा लोक नृत्य। अच्छी फसल होने पर गीत संगीत स्वतः ही मन में उमड़ने लगता है, क्योंकि फसलें इन जातियों के आहार और आजीविका दोनों का मुख्य साधन होती हैं। मिश्मी जनजातियों के गांवों में हालांकि आजकल नई चिकित्सा पद्धति के चिकित्सालय व प्राथमिक चिकित्सा केंद्र सरकार द्वारा खोले जा चुके हैं, मगर फिर भी कुछ स्थानीय लोगों में उनके अपने वैद्य ओझा पर गहरा विश्वास होता है। ये वैद्य ओझा बीमारी का मुख्य कारण बुरी आत्माओं और शक्तियों को मानते हैं। जड़ी बूटियों के अलावा झाड़ फूंक विधि से इलाज करने वाले ये वैद्य ओझा गांव की सामाजिक व्यवस्था में विशेष सम्मानित स्थान रखते हैं। मिश्मी लोगों के गांव में भी आधुनिकता की लहर पहुंची है। बिजली, पानी, सड़क व्यवस्था, दूरसंचार और परिवहन सेवाओं के आ जाने से मिश्मी समाज अब पहले की तरह दुर्गम नहीं रह गया है। पौराणिक इदू हो या मस्त दिगारू या फिर जीवंत मिजू, सभी ने अरुणाचल प्रदेश की धरती से अपने सरोकार स्थापित किए हैं। ऐसे सरोकार जिनका राज्य की भूमि से रिश्ता निर्मल है, अटूट है, इनकी आस्थाओं की तरह।